तो हाँ भाई चैंपियंस, कैसी चल रही है तैयारी? तो वर्क पावर एनर्जी का फोर्थ लेक्चर आज। सीरीज कैसी लग रही है ये? तो इसमें जो फोर्थ लेक्चर इसमें पढ़ने वाले हम वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि अपना होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का रिकैप है, जो सेकंड लेक्चर था वो इसमें करवाया था, इसमें इसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। और इसी पे बेस्ड है अपनी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन रहेगा अपना एक्सटर्नल फोर्स और जो फ्रिक्शन रहेगा वो अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो अपना मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा कंजर्वेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना वर्क एनर्जी थ्योरम की ओर। तो जो अपना सेकंड लेक्चर था वो बेस्ड था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो वो क्या कहता है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम अपनी क्या कहती है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे एक बार हम। तो ये स्टेटमेंट देता है हमें वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको समझने के लिए एक केस ले लेते हैं। जैसे ये ग्राउंड फ्रेम मान लेता हूं मैं, ग्राउंड फ्रेम, और एक वॉल ले लेता हूं यहाँ पे जो कि रफ वॉल है। रफ वॉल होगी तो वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो रफ वॉल और एक स्प्रिंग लगा लेता हूँ यहाँ, और स्प्रिंग से एक मास अटैच कर लेता हूँ। जैसे ये मास एम के जी का एक मास मैंने अटैच कर लिया एक स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग को जोड़ दिया मैंने ग्राउंड फ्रेम पे। ठीक, तो जो मास पे लगने वाले फोर्सेस कितने होंगे, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी होएगा। अगर एफ बी डी बनाऊँ मैं मास एम की, तो यहाँ पे एफ बी डी बना रहा हूँ एक बार, एफ बी डी ऑफ मास एम, एफ बी डी ऑफ मास एम। ठीक है, तो मास पे लगने वाली फोर्स देखते हैं। एक तो ये हो जाएगी अपनी एम जी जो कि ग्रेविटी लगाएगी, एक हो जाएगा अपना एफ स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स, जैसे ये जो मास एम है वो नीचे दबाना चाहेगा इसको, बट जो ये क्या करेगा, स्प्रिंग इसको ऊपर की ओर धकेल लेगी। ठीक है, ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर सके। और एक फोर्स हो जाएगी, जैसे ये एम नीचे जाएगा तो ये रफ वॉल है, तो ये जो नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिज रिलेटिव मोशन, तो एक इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जो ये वाला है अपना मास इसी पे बना देता हूँ एक बार। तो ये एक हो जाएगा ऊपर फ्रिक्शन, और ऊपर ही एक होएगा इसका स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी, और एक डाउनवर्ड हो जाएगा इसका एम जी। ठीक, और क्या हो जाएगा, और ये वाल इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लग जाएगा इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं नॉर्मल रिएक्शन भी। और एक और हम मान लेते हैं, जैसे हम इस ब्लॉक को मास एम को नीचे की तरफ हम दबा दे रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल और लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक एफ एक्सटर्नल, तो यहाँ पे एक हो जाएगा नीचे की तरफ एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इतने फोर्स एक्ट कर रहे हैं अपने मास एम पे। ठीक है, तो मास एम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या फिर घटेगी, कुछ तो होएगा ये, मतलब इसकी चेंज इन काइनेटिक होएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी इसकी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, तो कुछ ना कुछ तो होएगी नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं ये वाले, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे एक एक बारी बारी लिखेंगे जो जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे एक तो अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और क्या क्या है, जैसे एम जी होगा ग्रेविटी, और स्प्रिंग फोर्स हो गया, और फ्रिक्शन हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और कुछ रह गया? और तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रहा। एक दो तीन चार और पाँच, पाँच ही है ना, तो दो और दो चार और एक पाँच, वर्क डन बाय नॉर्मल, और ये हो जाएगा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर चेंज होएगा इसका। तो जो अपना स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी है ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन सा लिया कंजर्वेटिव में मैंने, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है अपने कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका वर्क डन हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा,
जैसे नॉर्मल रिएक्शन ये है और इसकी मान लेते हैं जो अपनी मोशन हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 90 डिग्री, एफ एस कोस थीटा, ये हो जाएगा अपना नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल, तो कोस 90 होता है अपना 0। तो ये इसका वर्क डन हो जाएगा नॉर्मल का 0, और इसको हम मानेंगे बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जो ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स है ये, इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ये वर्क डन को, कंजर्वेटिव फोर्स को हम उधर ले गए, तो जो थर्ड लेक्चर पढ़ा था हमने, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और माइनस का, जैसे ये माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये आ जाएगा अपना प्लस का हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो अपना थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने ये करवाया था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी शुरू वाले में ही बता दी थी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, वैसे पोटेंशियल एनर्जी कोई डेफिनेशन है नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और वो कैसे डिफाइंड है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए थर्ड लेक्चर देख लें तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, बड़ा अच्छा लेक्चर हो, ठीक। उसका यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल और माइनस के इनिशियल, और ये प्लस का हो जाएगा यू इनिशियल या फिर यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल, क्योंकि ये भी चेंज है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होएगा यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को देखें, जैसे के फाइनल और यू फाइनल को यहाँ पे जोड़ें और इनको हम एक साथ कर लें, तो इनिशियल को एक साथ और फाइनल को एक साथ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा अपना के फाइनल और प्लस यू फाइनल, यू फाइनल और माइनस का हो जाएगा के इनिशियल और प्लस यू इनिशियल, ठीक है। देखो एक बार, जो के फाइनल और प्लस यू फाइनल ये हो गया, और माइनस का इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले देंगे तो के इनिशियल और प्लस यू इनिशियल हो गया। तो जो क्या है, अगर किसी भी केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और फ्रिक्शन नहीं है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये दोनों जीरो होने चाहिए, तभी जाके ये सेटिस्फाई होएगी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी निकल के आएगी अपनी वो आ जाएगी जैसे के इनिशियल और प्लस यू इनिशियल और बराबर हो जाएगा के फाइनल और प्लस यू फाइनल। और इसके लिए कंडीशन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे जीरो रखेंगे हम तो ये वाला जो माइनस का ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगी अपनी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाने के लिए हमें दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल वर्क डन है उसका, जब एक्सटर्नल फोर्स है उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए और फ्रिक्शन है उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए, या तो ये अब्सेंट होने चाहिए दोनों, या फिर इनके द्वारा करा गया वर्क डन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो तभी वैलिड होगी। ये हो जाएगी अपनी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी डेफिनेशन, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व हो जाएगी यहाँ पे। तो जो अपनी ये वाली इक्वेशन है ये ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। और जो ये वाली है, ये वाली भी ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो इस पे मैं बॉक्स बनाऊंगा और लिख देता हूँ ऑलवेज ट्रू। और ये बेस्ड है, जैसे अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, ठीक है।
तो इस पे हम स्टार मार्क लगा सकते हैं। तो जो जब भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे हम, तब हमें ये बातें ध्यान रखनी है। जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सॉरी, जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं हम। इसके अलावा ये वाली अप्लाई करेंगे। ठीक, तो बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर, जो अपने बेस्ड रहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। तो इसके न्यूमेरिकल्स पर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि जो सेकंड लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, उसमें इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है, बट एक बार यहाँ पे भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें ड्राइव करना है अभी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई करेंगे। तो एफ नेट बराबर हो जाएगा अपना एम ए के, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे हम यहाँ पे। जो एफ नेट है, तो एक बॉडी पे, जो वैसे पिछले वाली स्लाइड में देखा, तो बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे थे वो सब लिख लेते हैं। फोर्स एक्सटर्नल प्लस फोर्स फ्रिक्शन प्लस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स ग्रेविटी और प्लस फोर्स स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा अपना एम ए के। तो एम ए, और जो एक्सक्लेरेशन की जो वर्क डन निकालना है हमें, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक्सक्लेरेशन का हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो एक्सक्लेरेशन क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। ठीक, और यहाँ पे ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करेंगे, या फिर जो x हो जाएगा अपना ये, ठीक है, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। तो ये ds ओवर dt क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v। ठीक है, ये जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो एक ही जगह हम रख सकते हैं अपना, जैसे एफ एक्सटर्नल प्लस एफ फ्रिक्शन और प्लस एफ नॉर्मल रिएक्शन और प्लस एफ ग्रेविटी और प्लस एफ एस पी बराबर हो जाएगा m इंटू ए। तो ये हो जाएगा एक ही जगह v dv बाई ds, जैसे ds बाई dt तो हो गया v, ये v रख दिया, dv बाई ds बच जाए, तो ये रख दिया मैंने। ठीक है, तो जब इनका सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो वर्क डन आ जाएगा अपने पास, कब आएगा, जब ये ds इधर आएगा, इन सब के गुणा में हो जाएगा। जैसे ds को मैं यहाँ पे करूँ, तो एक दूसरा स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जल्दी ना हो। यहाँ जैसे ये ds है, जो ये वाला ds है, ये सब के इधर गुणा में आएगा, f डॉट ds, तो सब छोटे छोटे जितने वर्क डन होंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो ये f नेट है और इंटू ds हो जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा m dv, करेक्शन m v और dv। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना वर्क डन नेट, क्योंकि एफ नेट है तो वर्क डन आ जाएगा नेट, और बराबर हो जाएगा m तो कांस्टेंट रहेगा, और v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना v स्क्वायर बाई 2। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, v1 से v2 रख देंगे, या फिर v इनिशियल से v फाइनल रख देंगे। ठीक है, तो मान लेंगे x पे v इनिशियल है, या v1 हो जाएगा, और x2 पे हो जाएगा v2। ठीक है, या फिर v फाइनल। तो इसकी लिमिट्स रख देंगे हम यहाँ पे, तो v1 से v2 या फिर v इनिशियल से v फाइनल। ठीक है, तो वर्क डन बाई, या फिर नेट वर्क डन बराबर हो जाएगा, एक बार तो ये रखेंगे फाइनल वाला, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर और माइनस का हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हाफ ये हो जाएगा ना 1/2 इधर, और m कांस्टेंट हो जाएगा, और v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना नेट वर्क डन, या फिर ये हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये के फाइनल लिख सकते हैं इसको हम, तो डब्लू नेट बराबर हो जाएगा के फाइनल और माइनस के इनिशियल। और ये क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, क्योंकि सारे फोर्स हमने लिए हैं यहाँ पे, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज और बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब जो ये वाला यूज करके हमने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देख लिया। ठीक है, अभी बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अगर और इसका डिटेल में देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो रिकमेंड करूंगा सेकंड लेक्चर देख लो इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो एक हल्का सा क्वेश्चन दिया है हमें, ये जैसे ये जो बॉल है अपनी, ये u जो h हाइट ऊपर है और u इसकी 0 है। ठीक है, इसको ड्रॉप करेंगे हम, तो ये ग्राउंड पे आएगी अपनी v पे, तो इसकी v बतानी कितनी आएगी।
अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्रेविटी कांस्टेंट है ना, यहाँ पे छोटी मोटी हाइट के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं हम। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो वी स्क्वायर हमें बताना है बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दी है, ड्रॉप करिए ऊपर से, तो ये जो हो जाएगा 0, और 2as की जगह हो जाएगा h, और v कितनी हो जाएगी अंडर द रूट 2ah हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी वेलोसिटी निकल के आ गई किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर यही हमें देखना है, जैसे इसमें ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, ना ही कोई फ्रिक्शन है, तो हम यूज कर सकते हैं अपनी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर दूसरे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आना चाहिए उसी से भी, क्योंकि स्पीड तो सेम ही होएगी, मेथड 2 हो जाएंगे इसके। तो ये मेथड 1 दे देता हूँ, सॉल्यूशन मेथड 1, और सॉल्यूशन बाय मेथड 2 क्या हो जाएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वो क्या कहती है, यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, तो इसकी यू इनिशियल क्या हो जाएगी, जैसे ये एच हाइट ऊपर रखी हुई है तो एम जी एच हो जाएगी इसकी यू इनिशियल, तो एम जी और एच, और प्लस के इनिशियल तो यहाँ पे रखी हुई है, तो ये फिर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर यानी 0 हो जाएगी ये भी, बराबर यू फाइनल, तो ये ग्राउंड पे आ गई एटलीस्ट, तो इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो 0, और प्लस के फाइनल हमें पूछा है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे इस पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो एम जी एच बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो m से m मर जाएगा, और जो v स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा अपना 2gh के बराबर, और v यहाँ से आ जाएगा अंडर द रूट 2gh। तो सेम वेलोसिटी आई है, कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ लटका हुआ, जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो मास m इज अलाउड टू फॉल, जैसे हम हाथ हटाएंगे इसका तो ये फॉल गिर जाएगा अपना। ठीक है, तो फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, तो ये इसमें ये नहीं कहा गया है जैसे ग्रेजुअली इसको ड्रॉप करेंगे, तो ग्रेजुअली में क्या काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, तो उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन ऑल फोर्सेस बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाती जब क्या होता, जब इसको हम ग्रेजुअली ड्रॉप करते। ठीक है, तो चेंज नहीं होती, ये 0 हो जाता, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन क्या क्या लगता है इस पर, एक तो mg लगता, ठीक है, एक तो हो जाता mg, और एक जैसे टेंशन सॉरी ये स्प्रिंग में फोर्स लगता है FSP। ठीक है, तो FSP प्लस mg वाला बराबर हो जाता 0 के। ठीक, तो उसमें क्या है, जो FSP क्या है, kx बराबर हो जाता mg, तो FSP बराबर हो जाता है mg के, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जैसे ये इसको हम ग्रेजुअली नीचे लेके आए अगर, तो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगी mg को, तो FSP क्या होता है kx बराबर हो जाता है mg, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाती है mg बाई k, जो कि इलोंगेशन होता है अपना ये। बट इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है m इज अलाउड टू फॉल। ठीक है, तो ग्रेजुअली नहीं करा, तो ये वाला आंसर अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेजुअली होता तो ये करेक्ट हो जाता अपना, बट हमसे बोला है अलाउड टू फॉल है, तो इसमें हम यूज करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे हम, तो यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। ठीक है, ये यूज करेंगे यहाँ पे, क्यों, इसकी भी कंडीशन रहती है ना लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें आ जाएगा अपना कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे FSP एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो ये फोर्स है अपनी स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है,
तो इसका वर्क डन आ जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी में। समझ रहे हो? तो सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे इसके समझने के लिए, ठीक है, वरना है तो इजी ये। हम लगाने के जो मैकेनिकल एनर्जी को लगा सकते हैं उसके लिए हमें जो पिछली स्लाइड में करवाया था वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए और फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होना चाहिए, ठीक है, तब ये यूज कर सकते हैं हम। तो मान लेते हैं जो अपना रेफरेंस पॉइंट है वो इसी लाइन को ले लेते हैं जो कि इसकी नॉर्मल पोजीशन है किसकी, स्प्रिंग की। तो यहाँ पे यू इनिशियल ले लेते हैं 0 स्प्रिंग की, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे जो यू इनिशियल है वो 0 हो जाएगा और प्लस एम जी एच वाला 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही है, तो ना ऊपर है ना ये नीचे है। और जो अपनी फाइनल पोजीशन बनेगी, मान लेते हैं जो ये इसको छोड़ेंगे तो ये मास एम यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये मास एम मान लेते हैं यहाँ पे आया छोड़ने के बाद। तो अब ये डिस्टेंस कुछ नीचे ट्रेवल कर गया है, तो जैसे ही नीचे आया तो जो के इनिशियल है इसकी के इनिशियल तो 0 हो जाए क्योंकि उधर अपने रुका ही हुआ है, तो ये भी 0 और बराबर यू फाइनल। तो यू फाइनल हो जाएगा जैसे एम जी एच है तो ये कुछ एक्स हाइट नीचे आया तो एम जी और एक्स हो जाएगा ये। और ये था अपना जैसे हमने बेस लाइन मानी थी ये, या फिर रेफरेंस पॉइंट माना था और उससे नीचे आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेगेटिव का निशान लगाना पड़ेगा साइन कन्वेंशन से। जैसे नीचे आया तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, ऊपर जाएगा तो जैसे नीचे आया तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। तो नीचे आया है तो माइनस का लगा दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे भी रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी 0 और प्लस 1 हो जाएगी। जैसे ये स्प्रिंग खींचेगी तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। जैसे नीचे आया तो एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें ऐड ऑन हो जाएगी जो कि है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में इतनी हो जाएगी और ये हो जाएगी मास की वजह से। जैसे मास नीचे आया, कितना नीचे आया, एक्स नीचे आया, ये मान लेते हैं हम, ये एक्स डिस्टेंस दिखा देते हैं, एक्स डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस अगर मास नीचे आया है तो मास की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच होती है, तो एक्स नीचे आया तो एम जी एक्स कर दिया और नेगेटिव में आया, ठीक है। और प्लस जो काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल वो 0 हो जाएगी क्योंकि ये मास यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। हालांकि करेगा एस एच एम, तो एस एच एम हमें कंसिडर नहीं करना है, जो लास्ट वाली पोजीशन होगी वो हमें देखनी है इसमें। एस एच एम आएगा तब एस एच एम पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से, ठीक है। तो और क्या होगी, और जैसे स्प्रिंग खिंच जाएगी, स्प्रिंग खिंचेगी तो इसमें स्टोर्ड हो जाएगी एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जो कि इसका जो थर्ड लेक्चर में इसका करवाया हुआ है स्प्रिंग फोर्स वाला, ठीक है, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सब करवाया हुआ है। इसको देखते आओगे तो सब इजी हो जाएगा ये अपने पास अपना। तो इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो एम जी एक्स बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स मर जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर हो जाएगा 2mg और बाई हो जाएगा k। तो जो नेट इलोंगेशन होएगा अपना वो हो जाएगा mg 2mg बाई k। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। नेट इलोंगेशन बताना था हमें, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, तो इलोंगेशन कितना होगा 2mg बाई k, के जहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दिया हमें, जैसे जो ये तो पहले थी जो नेचुरल लाइन थी कि इसकी स्प्रिंग की, और हमने फोर्स F लगा के इसको दबा दिया है, ठीक है। तो दबाया कितना है, 2 मीटर तक इसको हमने दबा दिया है। और ये जो ये दोनों सरफेस हैं ये रफ सरफेस हैं, तो जैसे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है अपने 0.5, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस द ब्लॉक विल स्टॉप। तो मान लेते हैं P पॉइंट पे वो रुका आके, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी है कितनी होएगी, ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस कितनी होएगी वो बतानी है हमें। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, तो ये यहाँ से मान रहे हैं हम x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस मानी तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, 2 और प्लस x मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सोल्यूशन। तो जैसे ये मान लेते हैं हमने दबाया तो इसमें फोर्स की वजह से इसमें जो अपनी स्प्रिंग है दबने की वजह से इसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, जो हमने फोर्स इस पे काम करा, वर्क करा है। जैसे ये जो मास है ये इससे बंधा नहीं है स्प्रिंग से, तो जैसे हम मास को छोड़ेंगे तो ये जो स्प्रिंग है जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है उसकी वजह से इसको ढकेल लेगी और ये मान लेते हैं यहाँ पे आकर रुकेगा, ठीक है। तो इसकी कितनी डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस द ब्लॉक विल स्टॉप, तो कितनी डिस्टेंस पे आके ये रुक जाएगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन थी जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल
और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा अपना जो के फाइनल और प्लस यू फाइनल और माइनस का के इनिशियल और प्लस यू इनिशियल। जो ये जनरल वाली इक्वेशन थी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, समझे। तो जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाने में हमें इसमें कोई वर्क डन करा, जैसे एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने बस इसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए करा है बस। तो जब ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसके बाद हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हटा दिया, तो इसको इधर ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम है नहीं, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0। तो ये कौन करवा रहा है इसको? जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी वो करवा रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होना चाहिए इसमें। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होएगा? जैसे जो ये ब्लॉक है वो मूव करेगा इस साइड में, राइट साइड में, तो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट। तो यहाँ मान लेते हैं हम फ्रिक्शन लगेगा ये, तो फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन होएगा ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स एन। तो म्यू दिया है हमें और नॉर्मल रिएक्शन भी दे ही रखा है, जैसे एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू अपना 0.5 और इंटू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के। जैसे ये सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की और मास एम पे, और फ्रिक्शन लगेगा अपना पीछे और एक हो जाएगा एम जी नीचे की ओर। तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो एम है ना तो ऊपर उछल रहा है ना इसे सरफेस में धंस रहा है, ठीक है। तो एम जी के बराबर हो जाएगा नॉर्मल। तो जो ये मास है ये 1 kg का दे रखा है, ठीक है, 1 kg का। तो यहाँ पे मास 1 kg का और जी 10 ले लेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, जो एफ लिमिटिंग आया वो अपना 5 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है पीछे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जैसे ये x और ये 2 हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा अपना 5 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपनी 2 + x, ठीक है। वर्क डन आया फ्रिक्शन की वजह से, तो ये वर्क डन यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो वर्क डन कितना आया अपना 5 × x + 2 और बराबर हो जाएगा k फाइनल। जैसे k फाइनल जहाँ पे मास आके यहाँ पे रुक जाएगा तो k फाइनल हो जाएगा अपना 0, ठीक है। और u फाइनल, तो u फाइनल कितना? जैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो ये तो ग्राउंड पे, ये तो mgh तो हो जाएगी 0, और जो ये स्प्रिंग है ये इसका साथ छोड़ देगी क्योंकि इसके अटैच नहीं है अब की बार। जैसे हमने इसको पुश करके ढकेला हुआ है इसकी साइड, तो स्प्रिंग इसको पुश करेगी यहाँ पे आ जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स की भी 0 हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग अपना नॉर्मल पोजिशन पे आकर रुक जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और मास वाले की तो है ही 0, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हो जाएगी 0, ठीक। और माइनस का निशान हो जाएगा ये वाला के इनिशियल। तो के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जैसे इनिशियल पे यहाँ पे रुका हुआ है ये इधर आके, तो ये हो जाएगी अपनी 0, क्योंकि हमने इसको पुश करके रखा हुआ है ना, तो इसकी वेलोसिटी 0 ही है, तो हाफ mv² इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो सारा 0 टर्म बन जाएगी सारी 0। और क्या है? प्लस का u इनिशियल, तो इसमें u इनिशियल होएगा, तो u इनिशियल कितना होएगा? u इनिशियल हो जाएगा अपना हाफ kx²। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग है वो दब गई है, ठीक है। तो स्प्रिंग पे हमने फोर्स कराया तो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? जो वर्क डन करा हमने, जैसे एफ एक्सटर्नल से इसको दबाया था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो गया इसमें। तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ kx², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लें, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सब करवाया हुआ है, ठीक है। तो सीरीज अच्छी चल रही है, देखो लेक्चर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। अब जो है 5 और x + 2 बराबर हो जाएगा अपना हाफ kx², यानी हाफ kx², और वो भी है नेगेटिव का। जैसे ये नेगेटिव का निशान लगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ये वाला, ठीक। और जैसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा? वर्क डन इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, तो 180 का एंगल है ना, तो ये माइनस का आएगा वर्क डन, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और k की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 50 कुछ भी मान लो, यहाँ पे k की वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे हम, या फिर हमें तो बताना, जैसे x की वैल्यू बतानी है ना, कितना ब्लॉक कहाँ पे रुकेगा, डिस्टेंस कहाँ कितनी होएगी।
तो ये हो जाएगा अपना k की वैल्यू अगर 50 रखें तो x प्लस 2 और इंटू 5 और बराबर हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 50 रखें तो ये 25 एक्स स्क्वायर, तो 5 से कट जाएगा 5 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस का x और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन तो आते ही होंगे। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कर लेना सेल्फ और बताना कितना आंसर आया, कमेंट में लिख देना। तो जो ये हमने क्वेश्चन लिया इसका मेन मुद्दा था, जैसे ये वाला समझाना था हमें, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन आ गया ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन आ गया तो जो जनरल इक्वेशन बनी थी वो वाली यूज करनी पड़ेगी हमें, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी रही है, जैसे ये मैंने 50 मान ली, मास 1 kg मानना, तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, जो भी दिया रहेगा वो रख के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या कुछ भी बने सेम टाइम अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट था इसका ये वाला कंसेप्ट बताना। तो बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें बताना, जैसे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑन इनक्लाइंड प्लेन। जैसे मान लेते हैं हमने x डिस्टेंस दबाया इसको m मास को, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी स्प्रिंग में। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करना चाहेगा, तो जो एनर्जी है इसके पास, एनर्जी से इसको ढकेल लेगा। और मान लेते हैं जो ये m मास है यहाँ पे आकर रुकेगा, ठीक है। जैसे m मास यहाँ पे आके रुका तो हमें डिस्टेंस बतानी है कितनी होएगी ये वाली। जैसे यहाँ से अगर मैं मानूँ तो इनक्लाइंड पे कितना चढ़ा वो बताना हमें। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये s मान लेते हैं, ठीक है। जो m मास जहाँ से आया है तो इनक्लाइंड ये से ये वाला s मान लेते हैं इसकी। तो जितनी हाइट पे चढ़ेगा, करेक्शन जितना चढ़ा ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी होएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया है हमें, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस और ये इसकी नेचुरल लेंथ, ये मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है, ठीक। तो जितनी बातें दी है वो सबको लिखेंगे और यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन है नहीं और एक्सटर्नल वर्क है कुछ है ही नहीं, जैसे इसको हमने दबाया उसके बाद हमने एक्सटर्नल वर्क हटा दिया, यहाँ पे ले जाने में कोई एक्सटर्नल वर्क ने काम करा नहीं करा, क्योंकि इसमें स्टोर्ड एनर्जी होगी ना स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी ने इसको ढकेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यू फाइनल और प्लस के फाइनल बराबर हो जाएगा यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल। तो ये होता है अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये यू फाइनल कितना हो जाएगा, जैसे फाइनली ये जो मास है यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एस का एस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे एस का ये वाला कंपोनेंट बनेगा एस कोस थीटा, थीटा के साथ एस कोस थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो एस साइन थीटा। तो ये मान लेते हैं जो ये वाली डिस्टेंस आई अपनी ये हो जाएगी एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मास m की वजह से वो हो जाएगी अपनी एम जी और एच, एम जी एच होती है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी और h कितना है, या s साइन थीटा है, तो s और साइन थीटा और प्लस k फाइनल। जैसे यहाँ पे आके मास m रुक गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 बराबर हो जाएगा u इनिशियल। तो u इनिशियल कितना होएगा अपना, u इनिशियल जैसे एम जी एच, तो इसकी हाइट तो इसकी 0, तो मास m की वजह से तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होएगी नहीं, बट इसमें स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें स्टोर वाले के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है यहाँ पे, ठीक है। और क्या जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको दबा के रखा हुआ है ना, तो ये अपने स्टेबल है, रेस्ट पे है, दबा हो तो रेस्ट पे है ना, तो ये हो जाएगी इसकी 0। अब s की वैल्यू हमें बतानी है, तो s को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे और जो यहाँ पे कर दे रहा हूँ एम जी और साइन थीटा और इंटू एस बराबर हो जाएगा अपना हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई
2mg और साइन थीटा। तो इतना ऊपर चढ़ेगा इंक्लाइंड पे जो मास m है वो। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो जैसे क्वेश्चन देंगे तो उसमें जैसे थीटा भी दे देगा अपने को, ठीक, और इसका जो k भी दे देगा और x भी दे देगा, इतना डिस्प्लेस करा हमने, फोर्स लगा के छोड़ा है, और m भी दे देगा। ठीक है, तो सारी जैसे सारी वैल्यू मिली हमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। जैसे ये वाला x है, हमने इसको x दबा के रखा हुआ, जो मास m है इसको हमने x डिस्टेंस दबाया हुआ है। ठीक है, सच दैट द मास m एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ mg एट p। जैसे ये p पॉइंट है, इस पे mg फोर्स एक्ट करे, जो या फिर एक्सर्ट करे मास m, जो ये मास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्ट करना चाहिए mg फोर्स। तो जैसे ये जो सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये मास m पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होना चाहिए mg के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है वो जो मास m अगर यहाँ पे रखे हम मास m को, मान लेते हैं ये आया यहाँ पे मास m, और इस पे जो सरफेस लगाए वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस दिया है और मास m दिया हमें, नेचुरल लेंथ ये और x दबा के रखा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जैसे पहले हम यही पे एनालिसिस करेंगे। जैसे जो पॉइंट P है उस पे जो मास m है उस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि होना चाहिए mg के बराबर, और इस पे कोई फोर्स लगेगी, हाँ लगेगी। जैसे अगर हम मान लो इसके ऊपर बैठ जाएं, इसके मास m के, तो जैसे ये सर्कुलर मोशन में आएगा तो हमें लगेगा हम बाहर की ओर फेंकने वाले हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो F सेंट्रीफ्यूगल जो कि होता है mv²/r के। या फिर इसको दूसरे से भी देख सकते हैं, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें हम, तो जैसे ये सर्कुलर गोल गोल घूमेगा, तो इसको गोल घुमाने वाली जो होगी वो फोर्स होगी सेंट्रीपिटल वाली, जो कि अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन भी इधर और अंदर की तरफ भी इधर, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, वही बन जाएगा अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स। असल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कुछ फोर्स होता है जो कि इसको घुमाने में, और वही फोर्स घुमाता है, वो जो फोर्स वही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा अपना mv²/r के। ठीक है, तो जो मास है, अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें हम, ये सेंट्रीफ्यूगल से, तो सेंट्रीफ्यूगल इधर और नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल के। तो सेंट्रीफ्यूगल है mv²/r। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मास m है वो एक्सर्ट करना चाहिए फोर्स mg, तो एक नॉर्मल रिएक्शन बराबर होना चाहिए mg का, तो यहाँ पे हम रखेंगे mg। तो mg बराबर हो जाएगा mv²/r के। तो m से m मर जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज v² बराबर हो जाएगा अपना rg के। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गया ना अपने को, तो v² बराबर हो जाएगा rg के। तो v कौन सा है, यहाँ पे आने के बाद है पॉइंट P पे। तो जैसे स्मूथ सरफेस है, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे हम, तो यू फाइनल और प्लस के फाइनल बराबर हो जाएगा यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल। तो फाइनल वाला ये पॉइंट है, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल होएगा, जैसे मास m यहाँ पे गया है तो कितनी हाइट ऊपर गया है, r हाइट ऊपर गया है ना, तो u फाइनल होएगा अपना m और g r। ठीक है, और जो k फाइनल है, जैसे यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, ये वेलोसिटी तो निकाली rg हुई है, तो जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फाइनल एनर्जी होएगी, या फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होएगी, वो होएगी हाफ mv², तो प्लस हाफ मास है mv², तो v² की वैल्यू है rg, तो rg यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, और दिस बराबर हो जाएगा अपना u इनिशियल। तो u इनिशियल कितना है, जैसे मास m को हमने x दबा के रखा हुआ है, तो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के x²। ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये यहाँ पे दबा के रखा हुआ तो रेस्ट पे है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल हो जाएगी 0 के बराबर। समझे? ठीक है, लंबा लेक्चर हो गया इसलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है बोलने में। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए x कितना दबाया, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द मास एक्सर्ट mg फोर्स। तो x को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो अगर यहाँ पे देखें तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सारी दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना 2mgr/k और प्लस mrg/k और बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के। तो अगर x निकालना होगा तो इसका हम रूट ले लेंगे। ठीक है, तो जो जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ये m भी दे देगा अपने को, इसका कांस्टेंट अगर k मानना हम ये, तो अगर k है ये तो k की वैल्यू भी दे देगा। ठीक है, m दे दिया, k दे दिया, रेडियस भी दे देगा। अगर ये सारे मिल जाएंगे जैसे m r और रेडियस और k सब मिल जाएगा तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो एच सी वर्मा का 55वां क्वेश्चन है ये। एच सी वर्मा सर ने जो किताब लिखी है उसको जो भी क्वेश्चन दिए उसमें सब लगा लेना। ठीक है, तो इजीली सब पता चल जाएगा। ये बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, जैसे ये एच हाइट है ये कितनी होगी सच दैट जो 2m मास है, जैसे ये 2 kg का मास है, 2m मास है, ये जस्ट राइज अबव ग्राउंड आफ्टर कोलिजन, जैसे ये नीचे आएगा कोलिजन होएगा तो जो ये अपना 2m मास है ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए बस ज़्यादा भी नहीं उठना चाहिए, जैसे ग्राउंड को जस्ट छोड़ देना चाहिए, वो कंडीशन चाहिए हमें। ठीक है, और जो ग्राउंड जैसे फोर्स लगाती है अपनी वो लगाएगी नहीं, इस पर हमने मानेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होएगा, यानी ई की वैल्यू यहाँ पे 0 होएगी। ठीक है, ई की यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वो फोर्स होता है जब जैसे ग्राउंड पलट के दूसरे, जैसे हम ग्राउंड पे बॉल मारे हैं, बॉल फेंक के मारेंगे तो जो ग्राउंड उस पर फोर्स लगाते हैं जिससे वो वापस आती है। ठीक है, तो वो इस केस में यहाँ नहीं होगा क्योंकि एच है यहाँ पे छोटी हाइट है। ठीक है, छोटी हाइट के लिए 2m मास जैसे जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे m मास है, m मास की वजह से m मास के पास वेलोसिटी रहेगी, उसकी वजह से स्प्रिंग दबेगी नीचे, स्प्रिंग दबने के बाद ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करना चाहेगी। ठीक है, तो ये जाएगी ऊपर और जैसे ही वो उस पॉइंट पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी सेम। तो इसके एक दो वो बना लेता हूँ, एक दो चित्र और बना लेता हूँ इसके। जैसे यहाँ पे आए ये ग्राउंड सेम, ग्राउंड फ्रेम में सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये हवा में अब ऐसा हाइट नीचे आएगा तो 2 kg मास यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2m और जो ये मान लेते हैं 1 के जो m मास है वो, और जो स्प्रिंग है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो ये फ्री फॉल करेंगे जैसे दोनों पे एस्केलेशन सेम रहेगा, जितना एस्केलेशन से ये करेगा उतनी से ही ये करेगा, तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं होगा, ना ही इसमें कोई एलोंगेशन होगा। ठीक है, स्ट्रेच भी नहीं होगी, कंप्रेस भी नहीं होगी। तो जैसे ये यहाँ पे आई तो 2m मास यहाँ और जो मास m है वो हो जाएगा h हाइट नीचे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी अंडर द रूट 2gh। ठीक है, जैसे ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे तो u इसकी यानी से वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो u स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर पर 2s लगा देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as यहाँ पे यूज कर लेंगे। s क्या है यहाँ पे, h हाइट दिया है ना हमें, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी हो जाएगी 0, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ah और यहाँ एच क्या हो जाएगा अपना, एच ए हो जाएगा अपना जी, तो 2gh हो जाएगा यहाँ पे, और v कितना हो जाएगा अपना अंडर द रूट 2gh। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी अपनी यहाँ पे आने के बाद 2gh, क्योंकि h हाइट m मास नीचे आएगा, जैसे 2m मास h हाइट नीचे आया तो एस्केलेशन दोनों का सेम है, तो m मास भी आएगा अपना h हाइट ही नीचे। तो h हाइट नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर द रूट 2gh। इतना समझ में आया यहाँ तक? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास, इसकी वजह से ये जाएगा नीचे, थोड़ा नीचे आएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी अपने स्प्रिंग में, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसके बाद वो जाएगी उसी हाइट पे, जैसे इस हाइट पे आएगा तो रूट 2gh हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको एक और बना लेता हूँ, सेम लेवल पे ही बनाता हूँ ये। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये 2 kg का या 2m मास है, और ये हो जाएगी अपनी स्प्रिंग, और ये मास m यहीं पे आके मास अब की बार दबने के बाद आया तो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की ओर, जो कि रहेगी 2gh। 2gh क्यों रहेगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा यहाँ पे, ना तो फ्रिक्शन है, कुछ फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो 2gh ऊपर आएगी। जितनी ये स्टोर हुई है, जो v स्क्वायर v बराबर है अंडर द रूट 2gh से नीचे आ रहा था, तो ये इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होएगी, तो कोई खर्च हो नहीं रही है कहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है, तो ये उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक, अब जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है तो जो 2m का मास है उसको हमें जस्ट ग्राउंड को छुड़वाना है ना, तो ग्राउंड को जस्ट छोड़ दे, वो इतना चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे 2m की FBD बनाए अगर, तो
ये 2m, तो इस पे एक तो फोर्स लगेगा नीचे 2mg, और जस्ट ये इसको ग्राउंड को छोड़ दे जस्ट, तो जो एक ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगेगी, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी अपनी FSP, ऊपर की ओर लगेगी FSP, और जस्ट ये छोड़े ग्राउंड को, तो इस केस में FSP बराबर हो जाएगा 2mg के। तो FSP कितना होता है अपना kx बराबर हो जाएगा 2mg, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2mg/k। ठीक है, तो इतनी हाइट, इतनी स्ट्रेच आना चाहिए स्प्रिंग में। जैसे स्प्रिंग 2gh से स्पीड से ऊपर जाएगी तो कम से कम इतना स्ट्रेच तो आना ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो x हाइट इसको ऊपर बढ़ाते हैं हम, तो ये अपना ग्राउंड, ठीक है, और ये 2m मास है। ठीक, तो ये अपनी स्प्रिंग जा रही है, और ये जैसे मास m है, तो मास m का ये वाला जो ये वाला लेवल आ गया यहाँ पे, और इससे x हाइट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर 2mg मास को उठाना है तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर होनी चाहिए 2mg के, जस्ट बराबर, या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई, थोड़ी सी ज़्यादा को हम यहाँ पे बराबर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x हाइट ऊपर जाना चाहिए, तो ये मान लेते हैं हम x हाइट ऊपर गई है यहाँ पे, अब मास m आ गया यहाँ पे। ठीक है, मास m, तो ये जो हाइट बनी है ये अपनी x हाइट बन गई है ये, तो x हाइट ऊपर आएगा तो ये अब मास m को उठना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा हमें, चाहिए जैसे मास जस्ट राइज, मतलब ज़मीन को छोड़ दे थोड़ा बस, ये चाहिए हमें h हाइट। ठीक है, इतनी हाइट, कितनी हाइट से गिराएं इसको कि ये जो 2m मास है वो ज़मीन को छोड़ दे, वो हमें फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, तो जो x बराबर होना चाहिए कि 2mg/k के, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x बराबर होना चाहिए 2mg और बाई k के बराबर होना चाहिए, तो ये ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा बस, और यहाँ पे पहले m मास मान लेते हैं यहाँ पे, जो कि m मास था यहाँ, तो ये फाइनल पोजीशन मान लेते हैं और ये इसकी इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं। अब इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो u फाइनल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो u फाइनल प्लस k फाइनल बराबर हो जाएगा u इनिशियल और प्लस k इनिशियल। ठीक है, तो ये दो पोजीशन हो गई अपने पास, जैसे ये इनिशियल वाली जहाँ पे मास m यहाँ था, उसके बाद x ऊपर उठा है। ठीक है, और फाइनल पोजीशन मान लेते हैं ये हो जाएगी अपने पास। तो u फाइनल कितनी होगी वो देखना पड़ेगा, u इनिशियल या k फाइनल कितनी होगी, u इनिशियल कितनी होगी, k इनिशियल कितनी होगी, सब देखना पड़ेगा अभी। तो कहाँ लिखूँ, ये है यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ सो दैट कि अच्छे से समझ में आ जाए ये, और थोड़ा अलग से दिखे। ठीक, इस बॉक्स में आ जाएगा, शायद आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी और जगह ढूंढेंगे कहीं। तो u फाइनल, जैसे ये मास m यहाँ पे आया, x ऊपर आया है, तो mgx हो जाएगा इसकी u फाइनल, तो u फाइनल हो जाएगा mgx, और प्लस एक जैसे ये खींचेगी स्प्रिंग खींची, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस ये तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जैसे ये मास यहाँ पे आकर रुक गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और बराबर हो जाएगा अपना किसके u इनिशियल और k इनिशियल। तो u इनिशियल इसका हो जाएगा जैसे 0, जैसे यहाँ पे था इसको हम बेस लाइन मान लेते हैं, तो यहाँ पे u इनिशियल तो हो जाएगा अपना 0, और प्लस k इनिशियल, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी इसकी √2gh है, तो यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, तो √2gh उसी स्पीड से ऊपर आएगा ना, तो इसकी हाफ mv² हो जाएगा, तो हाफ mv², v² कितना हो जाएगा 2gh, जैसे ये v है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gh आ जाएगा, तो 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा mg और h, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, h की वैल्यू चाहिए, तो mg को से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी हाइट h हो जाएगी। अगर इतनी हाइट से छोड़ेंगे, जो ये वाली हाइट आई mg से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा kx²/2mg, h की वैल्यू हो जाएगी ये। अगर इतनी हाइट से इसको छोड़ेंगे तो जो 2m मास है वो जस्ट उठेगा ग्राउंड से। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, है इजी कंसेप्ट ही है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना वो
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बचा हुआ है। तो कल वाला लेक्चर इसी पे करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।